आज है 30 अगस्त शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार। हरकारा में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियों में हम राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के कई अहम मोड़ों पर नजर डालेंगे। बिहार की जमीन पर राहुल गांधी की यात्रा बड़ी भीड़ खींच रही है, जिससे सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तो वहीं जेल में बंद शरजील इमाम ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खी के बीच प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर हैं। इस तनाव का असर अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है, जहां अमेरिकी टैरिफ के झटके से रुपया और शेयर बाजार दोनों पस्त हैं। देश के भीतर टैक्स कलेक्शन का एक नया पैटर्न सामने आया है, जहां पहली बार आम आदमी का टैक्स योगदान कॉर्पोरेट से ज्यादा हो गया है। वहीं गांवों में रोजगार देने वाली मनरेगा योजना का बजट आधे साल में ही लगभग खत्म होने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट से भी कई अहम खबरें हैं, जहां अदालत ने जमानत में देरी पर नाराजगी जताई है। तो वहीं अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर केंद्र से पूछा है कि क्या आप अमेरिका जैसी दीवार बनाएंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम कुछ गंभीर विश्लेषणों पर भी बात करेंगे, जो देश के भविष्य से जुड़े गहरे सवाल उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हरकारा। बिहार का सियासी संग्राम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। यात्रा में जुट रही भारी भीड़ ने सत्ताधारी भाजपा को चिंतित कर दिया है। इसके जवाब में भाजपा ने अपने कद्दावर नेताओं के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों को भी मैदान में उतार दिया है, ताकि विपक्ष के बढ़ते समर्थन का मुकाबला किया जा सके। राहुल की यात्रा को आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के शामिल होने से और भी ज्यादा बल मिला है। दोनों नेताओं ने मिलकर चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी के आरोपों को और तीखा कर दिया है। विपक्ष का इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के ही कुछ नेता दबी जुबान में मान रहे हैं कि इस प्रक्रिया से एनडीए को कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि एनडीए के समर्थक कई मतदाताओं के नाम भी लिस्ट से हट गए होंगे। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार शायद ही कोई परिवार इस प्रक्रिया से अछूता रहा हो। भाजपा की चिंता का एक और बड़ा कारण जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी हैं, जो राज्य के नेतृत्व पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को सीधा निशाना बनाया है। किशोर ने जायसवाल पर किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी पर उन्होंने शैक्षणिक दस्तावेजों को फर्जी करार देने का आरोप लगाया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर एम्बुलेंस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रति एम्बुलेंस 28 लाख रुपये की फर्जी बढ़ी हुई कीमत पर 466 एम्बुलेंस खरीदी, जबकि अन्य राज्यों ने इन्हें काफी कम दामों पर खरीदा था। हालांकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया है। इसी बीच पटना में शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर माहौल तब गर्मा गया जब भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उसकी वोटर अधिकार यात्रा को बाधित करने के लिए गुंडों को भेजा। ये टकराव तब हुआ जब बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन और संजय सरावगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एक विरोध मार्च निकाल रहे थे। यह विरोध राहुल गांधी की यात्रा के एक वायरल वीडियो को लेकर था, जिसमें कथित तौर पर कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहे थे। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए सत्ताधारी पार्टी की बौखलाहट करार दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कहकर इसका मजाक उड़ाया और कांग्रेस पर अपने वोट बैंक की रक्षा करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह को शरारती, ध्यान भटकाने और दुर्भावनापूर्ण मानहानि का हथियार बताया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह विवाद खड़ा करने के लिए अपमानजनक टिप्पणी सत्ताधारी पार्टी ने ही अपने एजेंटों से करवाई थी। बिहार की राजनीति से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। जेल में बंद सीएए विरोधी कार्यकर्ता शरजील इमाम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
जेल से दिए एक लिखित साक्षात्कार में इमाम ने कहा कि उनका यह फैसला इस विश्वास से उपजा है कि मुसलमानों को हाशिए पर रहने के बजाय राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। उन्होंने मुख्यधारा की धर्मनिरपेक्ष सहमति की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक जाल है जिसमें मुसलमानों को 1947 से फंसाया गया है। इमाम का मानना है कि जब तक आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम आरक्षण और संघवाद जैसे संरचनात्मक बदलावों पर बात नहीं होती, तब तक भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक हाशिए पर जाना नहीं रुकेगा। अर्थव्यवस्था और भू राजनीति, अमेरिकी झटका और भारत की जवाबी रणनीति। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जो इस वक्त बड़े दबाव से गुजर रही है। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 88.31 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार में इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि इन टैरिफ का देश के आर्थिक विकास और कंपनियों की कमाई पर क्या असर पड़ेगा। कपड़ा, जूते और आभूषण जैसे निर्यात गहन उद्योग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लगातार विदेशी फंड की निकासी के कारण रुपया इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। अमेरिका के इस कदम ने भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से बढ़ते सहयोग को अचानक एक बड़ा झटका दिया है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताहांत 7 साल में पहली बार चीन की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। 2020 में हिमालयी सीमा पर हुए हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध लगभग ठप हो गए थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मंच साझा करेंगे। इस विवाद ने भारत को दूसरे व्यापारिक साझेदारों की ओर तेजी से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को सरकार ने 40 देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसमें ब्रिटेन से लेकर दक्षिण कोरिया तक शामिल हैं, ताकि कपड़ा जैसे प्रभावित क्षेत्रों को सहारा मिल सके। चीन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंचे, जहां उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन किया। इस दौरे को अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जापान के साथ गहरे होते रक्षा, तकनीक और निवेश के रिश्ते भारत को अमेरिकी बाजार में हुए नुकसान से उबारने में मदद कर सकते हैं। जापानी कंपनियां अगले दशक में भारत में करीब 10 ट्रिलियन येन यानी 68 अरब डॉलर का निवेश करेगी। सुजुकी मोटर ने भी अगले 5-6 वर्षों में लगभग 8 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। दोनों देश दुर्लभ खनिजों के खनन और प्रसंस्करण पर भी सहयोग करेंगे, जो स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल तक के लिए जरूरी हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर अपना हमला जारी रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत क्रेमलिन के लिए तेल का मनी लॉन्ड्रिंग अड्डा बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रियायती रूसी कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच रहा है, जिससे पुतिन की युद्ध मशीन को वित्तीय मदद मिल रही है। टैक्स, मनरेगा और पर्यावरण पर चिंता। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं। भारत के इतिहास में पहली बार व्यक्तिगत आयकर संग्रह ने कॉर्पोरेट टैक्स को पीछे छोड़ दिया है। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा 2014 में 38.1% से बढ़कर 2024 में 53.4% हो गया है। वहीं इसी दौरान कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान 61.9% से घटकर 46.6% रह गया। ये बदलाव सरकार की नीतियों, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और साथ ही बेहतर अनुपालन और डिजिटलीकरण के कारण आया है, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं का दायरा बढ़ा है। उधर गांवों में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना वित्तीय संकट से जूझ रही है। वित्तीय वर्ष के शुरुआती 5 महीनों में ही योजना के लिए आवंटित बजट का लगभग 60% हिस्सा खर्च हो चुका है। अब सितंबर महीने के लिए इस योजना के पास सिर्फ 79 करोड़ रुपये ही बचेंगे, जबकि इस योजना पर 12 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय मजदूर निर्भर हैं। ये संकट इसलिए भी गहरा है क्योंकि इस साल बकाया भुगतान की राशि ही 21,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये योजना मांग आधारित होने के लिए बनी थी, लेकिन पहली बार सरकार द्वारा खर्च पर सीमा लगाने से इसके मूल सिद्धांत पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। विकास और पर्यावरण के बीच का द्वंद्व उत्तराखंड में एक बार फिर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति की चेतावनियों के बावजूद विवादित चारधाम बाईपास परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। समिति ने 2020 में ही इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि यह क्षेत्र भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में आता है। समिति का सुझाव था कि नई सड़क बनाने के बजाय मौजूदा राजमार्ग को ही चौड़ा किया जाए, लेकिन रक्षा मंत्रालय द्वारा इस जमीन को रणनीतिक महत्व
का बताने के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी। समिति के सदस्यों ने चेताया है कि इस बाईपास को बनाने से प्राकृतिक जंगलों को काटना पड़ेगा और अस्थिर पहाड़ों में सुरंग खोदनी पड़ेगी, जिससे इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को और खतरा हो सकता है। न्यायपालिका और समाज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक फैसले पर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की असहमति ने एक नई बहस छेड़ दी है। 5 जजों वाले कॉलेजियम की एकमात्र महिला सदस्य न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने 2023 में गुजरात से पटना हाईकोर्ट में उनके विवादास्पद स्थानांतरण का हवाला दिया था, जिसके कारण गंभीर और संगीन थे। उनके अनुरोध के बावजूद उनकी असहमति को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 4 वरिष्ठ महिला वकीलों ने इस पर चिंता जताई है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका की सुनवाई 21 बार टाले जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। वहीं अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार भारत में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए अमेरिका की तरह सीमा पर दीवार बनाना चाहती है। शिक्षा के क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। देश के सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 की तुलना में नामांकन में 11 लाख की कमी आई है। इसके ठीक विपरीत इसी अवधि में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन 59 लाख बढ़ गया है। 2024-25 में प्राइवेट स्कूलों में कुल नामांकन का हिस्सा 39% रहा, जो 2018-19 के बाद सबसे अधिक है। ये रुझान सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के कमजोर होने और समाज में बढ़ती असमानता की ओर इशारा करता है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि सरकार क्षतिग्रस्त हुए सभी पुलों की जांच कराएगी। उन्होंने माना कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों से धोखा हुआ है। कटरा में भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड पर तीर्थयात्रा का व्यवसायीकरण करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। विश्लेषण। कुछ गहरे सवाल। अब रुख करते हैं कुछ विश्लेषणों का। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में चेतावनी दी गई है कि भारत की विशाल युवा आबादी, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, एक टाइम बम में बदल सकती है। इसका कारण है शिक्षा और वास्तविक दुनिया के कौशल के बीच बढ़ती खाई। एक सर्वे के अनुसार 93% भारतीय छात्र केवल 7 पारंपरिक करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं, जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में 20,000 से ज़्यादा करियर पथ मौजूद हैं। अगर इस अंतर को दूर नहीं किया गया, तो भारत एक ऐसी पीढ़ी बनाने का जोखिम उठा रहा है जो उच्च शिक्षित तो होगी, लेकिन बेरोजगार होगी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द वाया में लिखा है कि मोदी सरकार की टैक्स रियायतें और जीएसटी में कटौती की घोषणाएं सरकारी राजस्व को एक बड़े संकट में धकेल रही हैं। उनका तर्क है कि कर संग्रह पहले से ही गिर रहा है और नई घोषणाओं से खजाने पर बोझ और बढ़ेगा। उनका अनुमान है कि अकेले जीएसटी छूट से ही राजस्व पर लगभग 1 से 1.5% का असर पड़ सकता है, जो 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता भारतीय पूंजीवाद पर एक तीखी टिप्पणी करते हैं। उनका कहना है कि दशकों तक भारतीय व्यापारियों ने अपनी क्षमता को दबाने के लिए सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन आज जब सरकार पहले से कहीं ज़्यादा खुली है, तो भारतीय पूंजी में जोखिम लेने, निर्माण करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की महत्वाकांक्षा का अभाव दिखता है। मेहता भारतीय पूंजीवाद की तुलना पूर्वी एशिया से करते हैं, जहां सरकारी संरक्षण पाने वाले उद्यमियों ने सैमसंग और हुंडई जैसी वैश्विक कंपनियां खड़ी की। इसके विपरीत भारत के उद्यमियों ने व्यवस्था का शोषण तो किया, लेकिन वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी फर्में बनाने में असफल रहे। मेहता भारत की वित्तीय संस्कृति की भी आलोचना करते हैं, जो उनके अनुसार विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने वाली कंपनियों में निवेश करने की जगह शेयर बाजार से त्वरित लाभ कमाने और सट्टेबाजी पर ज्यादा केंद्रित है। भारत कनाडा संबंधों पर रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह का मानना है कि दोनों देशों के बीच हालिया मेल मिलाप टिकाऊ नहीं है। उनका तर्क है कि यह सुलह वास्तविक नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक अवसरवादिता पर आधारित है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला अनसुलझा है। दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक मतभेद हैं और अगला संकट केवल समय की बात है। अंत में एक अधूरी लड़ाई की कहानी। सत्यरानी चड्ढा, जिनकी 20 वर्षीय गर्भवती बेटी शशि की 1979 में दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई थी, ने अपने निजी दुख को एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। उनके और शाहजहां जैसी अन्य महिलाओं के संघर्ष के कारण भारत में आईपीसी 498 ए, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, और 304 बी, दहेज हत्या जैसे कठोर कानून बने। इन कानूनों ने सबूत का बोझ पीड़ित पक्ष से हटाकर आरोपी पर डाल दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम था।
लेकिन विडंबना यह है कि उनकी अपनी बेटी का हत्यारा, उनका दामाद, कभी जेल नहीं गया। आज भी जब हर साल 6,000 से ज्यादा दहेज हत्याएं दर्ज होती हैं, तो उनकी लड़ाई भारत को एक असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक में। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया